नमस्कार। आज हम बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले आप याद रखिए कि प्रोकैरियोट्स में भी, बैक्टीरिया में भी यूकैरियोट की तरह ही डीएनए डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है, लेकिन जो अंतर है वो ये है कि जहाँ यूकैरियोट्स में आपको लीनियर दिखाई देता है अधिकांश में, प्रोकैरियोट्स में अधिकांश के अंदर ये एक क्लोज सर्किट के रूप में, सर्किल के रूप में दिखाई देता है। साथ ही साथ इसमें जो नॉन कोडिंग रीजन है अक्सर बहुत कम या नहीं होते हैं। बोरेलिया एक एक्सेप्शन है बैक्टीरिया में जिसमें लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो यहाँ नॉन कोडिंग पोर्शन नहीं होंगे, सर्कुलर होता है, और ये सर्कुलर डीएनए भी फर्दर सुपर कोयल के रूप में मौजूद होता है। तो ये आप जो स्ट्रक्चर बी में देख रहे हैं सुपर कोयल के रूप में ट्विस्टेड होता है। ये बेसिक प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, बट ये बेसिक जो प्रोटीन होती हैं ये हिस्टोन नहीं होती। तो ये जो बेसिक नेचर की प्रोटीन्स हैं ये क्रोमेटिन लाइक जो कॉइलिंग है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में मदद करती हैं। ये क्रोमोसोम के बारे में। नाउ यहाँ अगर हम रेप्लिकेशन की प्रोसेस देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो यूकैरियोट की तुलना में कुछ अलग होती है। याद रखिए कि इसमें रेप्लिकेशन की शुरुआत एक सिंगल पॉइंट से होती है, दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन। जैसे ये यहाँ पर दिखा रखा है, दिस इज ओरिजिन। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहां से रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है, सिंथेसिस होता है। अक्सर ये सिंथेसिस दोनों तरफ होता है, बाई डायरेक्शनल सिंथेसिस होता है जैसे आप देख रहे हैं, और ये एक आई का फॉर्मेशन होता है। ये आई बढ़ती रहती है, और यहाँ पर जब ये आई बनती है तो इसके दोनों किनारों पर क्या हो रहा है कि डीएनए बाउंड हो रहा है, और जो स्ट्रैंड्स हैं वो रेप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ दो रेप्लिकेशन फॉर्म बन रही है, एक इस डायरेक्शन में, एक रेप्लिकेशन फॉर्म इस डायरेक्शन में। तो ये जो दो रेप्लिकेशन फॉर्क्स बन रही हैं ये आउटवर्ड, बाहर की तरफ, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं फ्रॉम ओरिजिन। और जब तक ये मूव करेंगी जब तक कि ये पूरा एक रेप्लिकेन को कंप्लीटली रेप्लिकेट नहीं कर दें। याद रखिए कि बैक्टीरिया में एक रेप्लिकोन होता है। रेप्लिकोन का मतलब वो जीनोम का वो पोर्शन जिसमें ओरिजिन है और वो रेप्लिकेट करता है एज अ यूनिट। तो बैक्टीरिया में एक रेप्लिकोन होता है, यूकैरियोट्स में ज्यादा होते हैं। तो बैक्टीरिया में यूजुअली आप ये देख रहे हैं मेथड, इसमें दोनों तरफ के ये फॉरवर्ड होते जाते हैं, एक दूसरे से बढ़ते जाते हैं, और अल्टीमेटली ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, और जब मिल जाएंगे तो दोनों लूप से सेपरेट हो जाएंगे, दो डिफरेंट बन जाएंगे। हालांकि ई कोलाई में अगर आप कॉन्जुगेशन की प्रोसेस देखें या बैक्टीरियोफेजेस में अगर आप देखें तो वहां आपको डिफरेंट मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म, जो नॉर्मली बैक्टीरिया में नहीं देखने को मिलता है आपको। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसकी शुरुआत होती है ORIC यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लोकस से। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लोकस पे सबसे पहले डीएनए ए नाम की प्रोटीन अटैच होती है, जो कि यहाँ पर अटैच होती है, और साथ ही साथ ये एनर्जी प्राप्त करती है एटीपी से, एटीपी को हाइड्रोलाइज करती है, जिससे इनिशियल अनवाइंडिंग होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की एट इनिशिएशन साइट। तो जब इनिशिएशन साइट पे लोकल अनवाइंडिंग हो गई तो इसके बाद में यहाँ पर फर्दर अनवाइंडिंग को करेगा डीएनएबी प्रोटीन। जो डीएनएबी प्रोटीन एक्चुअली एक हेलिकेज है, और जैसे कि आप जानते हैं हेलिकेज का काम होता है अनवाइंडिंग करना, काफी तेजी से ये अनवाइंड करता है डीएनए को। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पॉलीमराइजेशन का काम जो करता है वो तीन अलग अलग प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज मिल करके ये काम करते हैं, डीएनए 1, 2, 3। और डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? पॉलीमराइजेशन का काम, जो कैटेलाइज करता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए को। और याद रखिए ऑलवेज जो डीएनए पॉलीमराइजेशन होगा, भले यूकैरियोट या प्रोकैरियोट में हो,
वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। साथ ही साथ जब ये रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे होते हैं, तो डीएनए टेम्पलेट को ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रीड करते हैं। तो सिंथेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है, वाइल डीएनए जो टेम्पलेट है वो रीड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमरेज जो है प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन का वो कहलाते हैं, वो है डीएनए पॉलीमरेज 3, जो कि मेन पॉलीमरेज है, मेन रेप्लिकेज है। इसमें कई बार पॉलीमरेज 1 का भी योगदान देखने को मिलता है हमें, लेकिन ये माना जाता है कि पॉलीमरेज 1 और पॉलीमरेज 2 है वो रिपेयर में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, रिपेयर ऑफ डैमेज डीएनए में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हेलिकेज जैसे मैंने आपको बोला ये अनवाइंडिंग रिलेटेड एंजाइम है। हेलिकेज रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए अनवाइंडिंग को, जो कि बहुत तेजी से अनवाइंड करता है। जैसे मैंने कहा 75 से 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड की रफ्तार से अनवाइंड करता है। जो अनवाइंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल ही बनाए रखने का काम उससे अटैच होने वाले एसएसबी करते हैं, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो इस सिंगल को सिंगल बनाए रखने का काम ये कर रहे हैं एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी। नाउ जब ये अनवाइंडिंग होती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर एक टेंशन क्रिएट होता है, और उस टेंशन को जो कॉइलिंग के कारण से टेंशन क्रिएट होता है उसको रिलीव करने का काम करता है टोपो आइसोमेरेज, जो लोकली 1 या 2 स्ट्रैंड्स को कट करता है और टेंशन को रिलीव करता है, और इस कारण से वो अनवाइंडिंग प्रोसेस को भी प्रमोट करता है। तो इस एंजाइम को जो कि टेंशन को रिलीज करता है, डीएनए जो सुपर कॉइलिंग बनने लगती है उस कॉइलिंग को रिमूव करता है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेरेज, टोपो आइसोमेरेज। और इकोलाई में जो डीएनए गायरेज है वो एक टोपो आइसोमेरेज है जो सुपर ट्विस्ट को रिमूव करता है। नाउ जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड होते हैं, दोनों पे पॉलीमराइजेशन का काम होगा। लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर ये पॉलीमराइजेशन का काम अपेक्षाकृत सिंपल है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअसली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर सिंथेसिस हो सकता है। तो वहाँ सिंगल पॉलीमरेज जैसे कि आपने देखा होगा, पहले पढ़ा भी होगा कि लगातार वो उसके ऊपर सिंथेसिस कर सकता है। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे उल्टा होता है, क्योंकि वहाँ एक्चुअली जो रीडिंग टेम्पलेट है वो भी अपोजिट मिलता है, तथा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में कंटिन्यूअस सिंथेसिस नहीं हो पाता, डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसिस करना पड़ता है, और इस कारण सीरीज ऑफ फ्रेगमेंट बन जाते हैं जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ ये याद रखिए कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डी नोवो सिंथेसिस नहीं कर सकता, पॉलीमराइजेशन नहीं कर सकता, उसको टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 अपने आप पॉलीमराइजेशन का काम स्टार्ट नहीं कर सकता, तो दोनों में ही सबसे पहले एक स्पेशल आरएनए पॉलीमरेज है जिसे हम प्राइमेज कहते हैं, वो एक शॉर्ट आरएनए प्राइमर तैयार करता है जो कि 10 न्यूक्लियोटाइड के जितना ही लंबा होता है और डीएनए के कंप्लीमेंट्री होता है। आगे जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस कंप्लीमेंट्री जो न्यूली सिंथेसाइज प्राइमर है उससे लीड लेकर के आगे कंप्लीट सिंथेसिस कर सकता है। प्राइमेज को एक्चुअली अन्य प्रोटीन का भी सपोर्ट चाहिए होता है, असिस्टेंस चाहिए होता है, इस कारण जो एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम प्राइमोसोम कहते हैं। तो सबसे पहले जब भी सिंथेसिस स्टार्ट होता है तो प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स अटैच होता है, अगेन देन फिर उसके बाद पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स उसकी भूमिका लेता है। तो पॉलीमरेज जो 3 है जो कि मेन रेप्लिकेज है इसका, वो एक होल एंजाइम फॉर्म करता है और कंप्लीमेंट्री डीएनए बनाना स्टार्ट करता है आरएनए प्राइमर, जैसा मैंने अभी आपको बताया उसके 3 प्राइम एंड से। तो दोनों ही स्ट्रैंड पे ये याद रखिए कि एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स पे अलग अलग पॉलीमरेज यानी कि 2 अलग अलग पॉलीमरेज सिंथेसाइज करते हैं, ऐसा नहीं होता। ये एक ही मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 2 कैटालिटिक साइट्स होती हैं। जिस पूरे कॉम्प्लेक्स को रेप्लिसोम कहते हैं वो एक ही कॉम्प्लेक्स दोनों स्ट्रैंड पर, लीडिंग एज वेल एज लैगिंग स्ट्रैंड पर सिंथेसिस का काम करता है, और वो भी कंकरेंटली एक साथ। और बीच बीच में वहां पर जो लोडर प्रोटीन है
जो क्लैंप है वो रिमूव होती है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट पर बनता है, अगेन वो उसके ऊपर अटैच होता है। लेगिंग स्ट्रैंड की हम बात करें तो लेगिंग स्ट्रैंड के ऊपर ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनने के बाद में इंपॉर्टेंट ये होता है कि उस आरएनए प्राइमर को रिमूव किया जाए। आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम आरएनएज एच एंजाइम करता है जो प्राइमर रिमूव करता है, एंड देन जो पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज फर्स्ट वो कंप्लीमेंट्री डीएनए उसकी जगह फॉर्म कर देता है और गैप को फिल कर देता है आरएनए को डिलीट करने के बाद में। तो यहाँ पर जो ये गैप फिल हो गया, लेकिन अभी भी वहां पे एक निक बचा रह गया, उस निक सीलिंग का काम डीएनए लाइगेज करता है, जो वहां पर एक फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है 3' हाइड्रोक्साइल के जो ग्रोइंग स्ट्रैंड का है, 5' फॉस्फेट जो कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट का है, उन दोनों के बीच में। तो जो बैक्टीरियल लाइगेज है वो यहाँ याद रखिए कि बैक्टीरिया में जो लाइगेज है वो NAD से एनर्जी प्राप्त करता है। पायरोफॉस्फेट बॉन्ड जो NAD का है उसको एनर्जी सोर्स के रूप में इस्तेमाल करता है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रेप्लिकेशन की रेट होती है यूकैरियोट की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। यूकैरियोट में मात्र 50 से 100 बेस पेयर पर सेकंड की रफ्तार से रेप्लिकेशन होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में 750 से 1000 बेस पेयर की रफ्तार तक पहुंच जाता है। तो ये एक ओवरव्यू है रेप्लिकेशन का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लीडिंग स्ट्रैंड है और लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ पर ये एक डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर लिंक हो रखा है, और सिमिलरली ये लैगिंग स्ट्रैंड है, वहां पर भी ये एक डीएनए पॉलीमरेज लिंक हो रखा है। और इसको जोड़ने का जो काम करता है, जो इसको इंगेज करने का काम करता है, वो ये स्लाइडिंग क्लैंप। जब ये स्लाइडिंग क्लैंप जुड़ा होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर ये पॉलीमरेज जुड़ा होगा, अदरवाइज ये इंगेज नहीं रहेगा। और ये कंप्लीटली जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है रिप्लिसोम। और डीएनए हेलिकेज जैसा कहा, अनवाइंडिंग का काम लगातार करा रहा है। ये जो आपको नोट्स दिख रहे हैं देता SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट बन रहे हैं। तो यहाँ पर लूप बनता है जो 1000 न्यूक्लियोटाइड तक का लूप हो सकता है, जो एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनाता है। आगे हम बात करें प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड भी जेनेटिक मटेरियल है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, अक्सर ये सर्कुलर होता है। ये होस्ट क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। खास बात, इसका खुद का अपना एक रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है। ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करता है, यानी कि ये होस्ट के जो रेप्लिकेशन है उसके साथ रेप्लिकेट नहीं करता, अपने आप रेप्लिकेट करता है और अपने आप ही इनहेरिट होता है, स्टेबली इनहेरिट होता है। प्लाज्मिड जो एक्स्ट्रा जीनोमिक है, इसमें बहुत कम जीन्स होते हैं, अक्सर ये 30 से कम जीन्स मौजूद होते हैं। प्लाज्मिड को अगर सेल से हटा भी दिया जाए तो सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस होता है प्लाज्मिड को रिमूव करने का, इसको क्यूरिंग प्रोसेस कहते हैं। प्लाज्मिड के जैसे हम प्रकार की बात करें तो एपिसोम जो एक प्लाज्मिड है, ये होस्ट क्रोमोसोम के साथ में बिना किसी तरह से इंटीग्रेट हुए या इंटीग्रेट होकर के, विद और विदाउट बीइंग इंटीग्रेटेड, ये एग्जिस्ट कर सकता है। जबकि कुछ प्लाज्मिड कंजुगेटिव प्लाज्मिड जो होते हैं, इन पर पिलाई के लिए जीन्स मौजूद होते हैं और ये अपनी कॉपीज जो है वो ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया में ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। और कितनी कॉपीज मौजूद होती हैं एक बैक्टीरिया में उस प्लाज्मिड की, वो उसका कॉपी नंबर कहलाता है। कई प्रकार के प्लाज्मिड मौजूद होते हैं, कुछ की हम बात करते हैं। जैसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जैसे नाम से ही जान पड़ रहा है आपको, ये प्लाज्मिड फर्टिलिटी से रिलेटेड होते हैं, को एफ फैक्टर भी बोलते हैं। ये एग्जाम्पल हम इकोलाई या साल्मोनेला में इसमें देख सकते हैं, जो कि सेक्स पिलस के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कॉन्जुगेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर प्लाज्मिड, आर का मतलब फॉर रेजिस्टेंस, तो ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे RP4 जो ये प्लाज्मिड है जो कि सुडोमोनास में पाया जाता है, ये सुडोमोनास को एम्पिसिलिन, एनामाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार R100 जो कि इकोलाई
सिगेला, साल्मोनेला आदि में पाया जाता है। ये उस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फोनेमाइड्स आदि ड्रग्स से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कॉल प्लाज्मिड, ये बैक्टीरियसिन प्लाज्मिड्स हैं। अन्य बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये प्लाज्मिड काम में आता है। इनके तो ये जैसे फॉर एग्जांपल कॉल E1 जो कि ई कोलाई से के अंदर ये प्लाज्मिड मौजूद है, ये ई कोलाई में कॉलीचिन E1 का प्रोडक्शन कराता है, जिसके कारण ये अन्य बैक्टीरिया को अपने मीडियम के अंदर मार सकता है। वायरुलेंस प्लाज्मिड बैक्टीरियल स्ट्रेन को वायरुलेंस प्रोवाइड करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे K18 प्लाज्मिड जो कि ई कोलाई में पाया जाता है, ये एडहेरेंस एंटीजन के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ENT प्लाज्मिड ये इंटरटॉक्सिन का फॉर्मेशन कराता है। इसी तरह कॉल बी K30 प्लाज्मिड जो है वो आयरन अपटेक के लिए सिडोरोफोर फॉर आयरन अपटेक, और साथ ही साथ ये इम्यून मैकेनिज्म से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। इस तरह से इनको प्लाज्मिड को हम कहते हैं वायरुलेंट प्लाज्मिड। इसके अलावा अन्य प्रकार का प्लाज्मिड होता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। ये किसी मेटाबॉलिक पाथ से रिलेटेड प्लाज्मिड होते हैं, उससे रिलेटेड इसमें जिस मौजूद होते हैं, जैसे कैम। तो कैम प्लाज्मिड जो कि सूडोमोनास में मौजूद होता है, ये कैम्फर डिग्रेडेशन से रिलेटेड प्लाज्मिड है। इसी तरह सिम प्लाज्मिड जो कि राइबोसोम में मौजूद राइजोबियम में मौजूद होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन और सिम्बायोसिस से रिलेटेड प्लाज्मिड है। इसमें उससे रिलेटेड जीन्स मौजूद है। तो हमने यहाँ पर जो प्रोकैरियोट्स में उनमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात की। धन्यवाद।